आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर हिस्ट्री की बात करें तो। और जीएस में भी जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्री एज वेल एज मेंस दोनों एग्जाम में। तो मॉडर्न इंडिया में पर्टिकुलरली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से 1947। 1885 जब कांग्रेस बनी है, 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ है। ये जो पीरियड है इसको हम फ्रीडम स्ट्रगल का नाम देते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे, कह लीजिए 90% क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आएंगे, इस फेज में से आएंगे, इस पीरियड में से आएंगे। जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो जो हम डिस्कस अभी करके आए हैं या जो करेंगे, लाइक यूरोपियंस है उन्होंने कैप्चर किया, क्या क्या हुआ, तो उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे पहले मैं शुरू करूं मॉडर्न इंडिया, मैं आपको ब्रीफ एक ओवरव्यू देना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि किस फेज में क्या क्या डेवलप हुआ और कहाँ से नेशनलिज्म सारा आया और कहाँ से हम फ्रीडम स्ट्रगल तक पहुंचे, ताकि आपको ये चीजें समझना आसान रहेगा। क्योंकि मुश्किल हो जाता है कई बार ये अंदाजा लगाना कि एक तरफ हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के, फिर रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, तो इनका लिंक कहाँ से है कहाँ से नहीं है। तो मैं चाहूंगा हम एक बार थोड़ा उसको देखें। तो आइए उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं उसके ऊपर। यूरोपियंस ट्रेड के लिए आए थे, सबसे पहले आपको याद होगा पोर्चुगीज इंडिया में आए 1498 वास्को डी गामा। उसके बाद दूसरी कंपनीज आई जो हम आगे पढ़ेंगे सारा कि यूरोपियंस इंडिया में आए। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि यूरोपियंस जो उनका एडवेंट कि उनका इंडिया में आना। इंडिया में आए, 4 कंपनियां थी, 4-5 कंट्रीज आए, पोर्चुगीज आए, डच आए, डेनिश आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, 5 आए। अब वो कंपनीज हैं ट्रेड के लिए कंपटीटर थे आपस में। तो कंपटीटर हमेशा एक दूसरे को मार्केट से निकालने की कोशिश करते हैं बाय हुक और क्रुक, और वो उन्होंने किया। और फाइनली हम देखेंगे कि फ्रेंच जो रह गए थे वहां पे उनके सामने, क्योंकि सभी पोर्चुगीज को निकाल दिया गया, डच डेनिश सब निकल गए, सिर्फ फ्रेंच बचे। फ्रेंच को भी जो लड़ाई हुई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, उसमें फ्रेंच हार गए और फाइनली सिर्फ एक रह गए थे, यहां पर ब्रिटिशर्स रह गए थे। इनमें से ब्रिटिशर्स, अब ये कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी थी जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ जरूरतें थी, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इनको इंडिया के जो किंगडम्स थी, यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको कैप्चर करना पड़ा फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए या सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और यहां से शुरू हुआ कि इन्होंने इंडिया को कॉन्कर करना शुरू किया। इंडिया की कॉन्क्वेस्ट वो उन्होंने की। जब इंडिया को कॉन्कर करेंगे लोग तो इनको भी नहीं पता, जैसे टर्क्स आए थे उनको नहीं पता था, तो ब्रिटिशर्स आए इनको भी नहीं पता, ये भी फॉरेनर है कि यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो इन्होंने मुगल्स के जो रिकॉर्ड थे उनको उठाया, स्टडी किया और वहां से फिर अपना सिस्टम डिवाइस किया। तो जब इन्होंने इंडिया में अपना सिस्टम इंप्लीमेंट किया, अपना सिस्टम लेके आए, तो वो हुआ इनकी पॉलिसीज। किस लिए? इनको भी एक पर्पज होगा, रेवेन्यू जनरेट कर। इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने अपनी डाली, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इनकी कुछ, और वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी पर्टिकुलरली लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये आप नाम सुनेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसी तरह इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसमें भी चेंजेस की, जुडिशरी में चेंजेस की, यानी कि अपना जुडिशियल सेटअप यहाँ पे लाया, अपना पुलिस सिस्टम, सिविल सर्विसेज, इन्होंने सब कुछ इंडिया में दिया। और इसके अलावा दूसरी चीज जो थी वो कह लीजिए यहां इन्होंने जो दिया वो था इनका एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि कंपनी उसको काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, और जहां से लोग आए थे ब्रिटेन से, वो इतना बड़ा नहीं है कि इतनी मैन फोर्स, इतनी वर्क पावर वो दे सकते थे। तो लोकल रिक्रूट करने शुरू किए, तो उसके लिए इनको एजुकेटेड यूथ चाहिए थे जिनको इंग्लिश आती हो। तो इसलिए इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डाला। अब इनके रिजल्ट्स जो निकलते हैं यहां से, अपने आप आपको पता लगे कि आगे क्या स्टडी करना है, आगे क्या स्टडी करना है।
कंसिक्वेंसेस एक चीज के होते हैं, वो दूसरे का कॉज बन जाते हैं, और वो कॉज फिर आगे कंसिक्वेंसेस। तो ऐसे सीक्वेंस चलेगा और आपको इजीली समझ आएगा। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, कुछ गलत प्रभाव पड़े, और वो जब लोग उनसे परेशान हो तो उन्होंने रिवोल्ट किया, तो वहां पे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उनके रिवोल्ट, उनकी वजह से जो रिवोल्ट्स हुए, तो उसमें हम पीजेंट्स के रिवोल्ट्स देखते हैं, पीजेंट्स का रिवोल्ट रहेगा। उसके अलावा ट्राइबल रिवोल्ट्स थे, और इसी तरह रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है। ये रिवोल्ट्स यहां पे हुए। दूसरा, जो एजुकेशन सिस्टम दिया उसका रिजल्ट क्या हुआ? एजुकेशन से आई अवेयरनेस इंडिया में। अवेयरनेस एक सोशल और एक पॉलिटिकल अवेयरनेस। सोशली अवेयर हुए कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट सिस्टम के इविल्स जो भी हैं, वुमेन की कंडीशंस, इंडियन से अवेयर हुआ। दूसरा, पॉलिटिकल अवेकनिंग, उनको पता लगने लगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, क्या हमें मिलना चाहिए और क्या हमें मिलता है। सोशल अवेकनिंग से रिफॉर्म्स हुए, सोशल रिफॉर्म्स वो हम पढ़ेंगे जो सोशल रिफॉर्म्स किए गए। आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, और कितने सारे स्कॉलर्स के आप नाम सुनेंगे, इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स के नाम सुनेंगे। और जो ये पॉलिटिकल अवेकनिंग, यहां से उनके अंदर मेच्योरिटी आई, पॉलिटिकल आइडियाज आए, और वो रिजल्ट निकला उसका नेशनलिज्म में, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल अवेकनिंग। कि नेशनल अवेकनिंग हुई, और नेशनल अवेकनिंग से वो लोग यूनाइट हुए, और वो कल्मिनेट हुए जाके कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में। और 1885 से जो मैंने आपको बताया 1947 का, ये वो है जब इनको पता लगा कांग्रेस इसीलिए बनाई गई, और इस फेज में इसको हम कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, और इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया। तो ये सीक्वेंस है जहां से हम पढ़ेंगे, और ये जो लास्ट फेज है फ्रीडम स्ट्रगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस पे जितना आप इसको पढ़ सकते हैं, जितना गौर कर सकते हैं, जितना एनालाइज कर सकते हैं, उतना कीजिएगा, उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा। जितना अभी तक हमने पढ़ा है एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मैंने सिर्फ आपको बताया कि उसको एक सुपरफिशियल लेवल पे ले जाइए, सिर्फ पढ़ लीजिए, वहां पे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन है तो जरूर पढ़िए, अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, जितना समझ आ रहा है उतना पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ना तो बेटर है हम इसको ऑप्शन ही रख लेंगे अपना। यहाँ भी हमने इतने सारे टॉपिक्स मैंने दिखाए आपको। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया, यहाँ पे देयर कॉन्क्वेस्ट, जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर किया इंडियन स्टेट्स को, वो हो गया, फिर उनकी पॉलिसीज हो गया, फिर एजुकेशन पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, ये सारी चीजें हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये पीरियड है फ्रीडम स्ट्रगल वाला पीरियड, कि नेशनल अवेकनिंग क्यों हुई, और उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल कैसे चला। फ्रीडम स्ट्रगल जो हम पढ़ेंगे कांग्रेस के बनने से लेके, फिर चाहे उसमें मॉडरेट्स रहे हो, चाहे एक्सट्रीमिस्ट, चाहे गांधी जी का फेज हो, और आजादी कैसे मिली। जो मेजोरिटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उठा के देखिए पिछले पर, वहां से मिलेंगे। तो चलिए अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक हमारा रहेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो यूरोपियंस आए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 5 कंट्री से आए थे, उनमें था पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। पोर्चुगीज पुर्तगाल से आए थे, 1498 में इंडिया में। वास्को डी गामा अगर आपको याद हो तो इंडिया में आया था। कैलिकट जो कोचीन में जगह है, आज कैलिकट अगर मैं बताऊं मैप पे तो कहाँ होगा ये, केरला का जो कोझिकोड है वो कैलिकट है। उसी तरह उसके बाद डच आए, डच डेनमार्क के थे, 1602 यहां पे आए। उसके बाद इंग्लिश 1600 में ये कंपनी बनी थी जो वहां बनाई गई थी ब्रिटेन में। इंडिया में 1608 में ये आए हैं, सर विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, सॉरी कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे, वहां से इन्होंने परमिशन ली थी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की, और सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। और इसी तरह ईस्ट में जो ईस्ट कोस्ट है वहां पे उड़ीसा बालासोर में, फिर कैलकाटा, हुगली। तो उसी तरह फिर डेनिश है, डेनिश ये डेनमार्क के थे, 1616 में यहाँ पे इंडिया में आए। और ये फ्रेंच सबसे लास्ट में, ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कंपनी थी, जो कोलबर्ट था वहां मिनिस्टर, उसने बनाई थी, 1664 में बनी है, 1668 में इंडिया में आए। और यहाँ इनकी पहली फैक्ट्री इनकी भी सूरत में लगी है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली इनकी सेटलमेंट जो थी इंडिया में, एक बार इस पर जरूर निगाह मार लीजिएगा।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ देख लीजिए लीजेंड्स में कि पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और डेनिश, ये सारी सेटलमेंट्स हैं। और कहाँ कहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया सूरत, तो सूरत ये सबसे पहली सेटलमेंट है जो ब्रिटिशर्स ने लगाई थी सूरत। तो आपको यहाँ पे लोकेशंस पता होनी चाहिए, तो इस पे गौर कीजिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करती चीज़ें। इवन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए आपके पास एक मैप होना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है, अगर अदरवाइज कि जो कुछ आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कहाँ पे है। नहीं है तो उठाइए एटलस और जाके देखिए उसको, ढूंढिए उसको, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कहीं से ना वो यहीं से आते हैं। उसके बाद हमने देखा गोवा में वो लोग आए थे, तो गोवा ये रहा, पोर्चुगीज के पास रहा है। कोचीन की कैलिकट की बात करें तो कैलिकट ये मार्क कर लीजिए 1498 जब वास्को डी गामा यहाँ पे आया। उसके बाद फ्रेंच की सेटलमेंट्स नहीं है, कराईकल, यनम, माहे, तो कराईकल ये देख लीजिए, कराईकल आज भी ये पुडुचेरी के जो पुडुचेरी उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराईकल है, ये पुडुचेरी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये फ्रेंच सेटलमेंट्स हैं। और उसके अलावा माहे ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, कैनानौर, और यहाँ पे कुछ आपको नजर आएंगे हुगली, तो ये मार्क कीजिए हुगली। और चिंसूरा जो ये सेटलमेंट डच की है, सेरामपुर जो है ये डेनिश की है, और चंद्रनागौर जो है फ्रेंच की है। तो ये कुछ इन चीज़ों का आइडिया रखें, पर्टिकुलर कहाँ पे, ये सारे हुगली नदी के किनारे पर हैं, तो इनका आइडिया रखेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं कि सबसे पहले पोर्चुगीज आए हैं 1498, सबको पता है। केप रूट है जो केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका का, वहां से उस एरिया से ऐसे यूरोप से निकला पोर्चुगल से, तो उस एरिया से होते हुए वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा। तो रास्ते में इसको जो गुजराती एक मर्चेंट था उसने हेल्प की थी कैलकट पहुंचने में, और वहां पे जो रूलर था उसका नाम जैमोरिन था, उसने इसका वेलकम किया। तो इन्होंने स्टैब्लिश किया अपने आप को यहाँ पे, पोर्चुगीज ने कोचीन की कैपिटल रही, जो कि बाद में गोवा इन्होंने ट्रांसफर की थी। जब पोर्चुगीज ने अपने आप को स्टैब्लिश किया तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर गवर्नरशिप स्टैब्लिश की, जहां पे आपको 3-4 गवर्नेंस के नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकंड है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, फिर नानो डी कूना। तो 2-3 ही है ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है, जो एक्सपेंशन किया इंडिया में, उसने पॉलिसी चेंज की, इंपीरियलिज्म की, इंडिया में एक्सपेंशन शुरू किया, क्योंकि शुरू में ये ट्रेडर्स थे, इनके राइवल से यहाँ पे जो अरब ट्रेडर्स थे, उस वजह से ये पावरफुल होना शुरू हुए। और क्योंकि इनकी नवल पावर अच्छी थी, नेवी इनकी अच्छी थी, इसलिए पावरफुल रहे और उनको हराकर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। तो फर्स्ट गवर्नर हम देख रहे हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी कि पानी में अपनी जो पोजीशन है उसको पावरफुल कीजिए, क्योंकि जितना ट्रेड था वहां से होता था, जो उसको कंट्रोल करेगा वो पावरफुल रहेगा। और उसके लिए इन्होंने एक चीज वहां पे लगाई हुई थी, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज था कि जो भी शिप उस एरिया से जाएंगे, उस वाटर बॉडी से, जो ये था अरेबियन सी, उनको एक यानी कह लीजिए पास कह लीजिए लेना पड़ा, जिसको कार्टेज बोलते थे। जिसके पास वो नहीं होगा उस पर फाइन लगाते थे, या उसको पनिशमेंट देके या शिप को डुबो देते थे। तो ये एक उनकी इनकम का जरिया हो चुका था, और ये डोमिनेट किया करते थे सारे ओशन को। जो सेकंड गवर्नर मैंने आपको बताया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क था, ये इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क की जो पॉलिसी थी वो इंपीरियलिज्म की है, इसने एक्सपेंशन शुरू किया, इसने जो एरिया से सराउंडिंग है वो कैप्चर करने शुरू किया, उसने गोवा कैप्चर किया। अब यहां से क्वेश्चन है कि गोवा किसने कैप्चर किया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, या कह लीजिए अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया। और किसके एरिया से? बीजापुर का ये एरिया हुआ करता था, 1510 में उसने कैप्चर किया था। उसके बाद नानो डी कूना, ये है वो बंदा जिसने कैपिटल को शिफ्ट किया, कोचीन से कैपिटल ले गया गोवा में, 1530 में इसने शिफ्ट किया। और उसके बाद इसने दीव और वैसिन, वैसिन आपको बॉम्बे के पास नजर आएगा। दीव जो गुजरात का एरिया है काठियावाड़ का, मैं आपको यहां मार्क कर देता हूं, बेटर रहेगा कि जो गुजरात का एरिया है ये ऐसा है कुछ, गुजरात हमारा, यहां पे आपको दीव नजर आएगा। और नीचे जो बॉम्बे है, यहाँ आइलैंड्स है बॉम्बे के पास, वहां आपको वैसी नजर आएगा। जितना मैप पे आपकी कमांड होगी उतना आपकी स्टडी अच्छी होगी,
पर्टिकुलरली जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेटर है आप कमांड रखिए इस पे, और इवन न्यूज में भी आपकी बहुत हेल्प करने वाली चीजें। तो मैप पे कमांड होना, जो मैप पे कमांड रखिए, मैं यही आपको एडवाइस दूंगा। उसके बाद एक नाम हम सुनते हैं अल्फोंसो डिसूजा, जो नेक्स्ट गवर्नर है यहाँ पे, सॉरी जो अल्फोंसो डिसूजा है, जो कि यहाँ पे एक संत था जो इनके साथ आया था, अल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर किया था बीजापुर से, और उसके बाद आए थे नानो डिकुना जो नेक्स्ट गवर्नर हैं, जो अपनी कैपिटल कोचीन से गोवा शिफ्ट किया, जिन्होंने 1530 में इन्होंने शिफ्ट की थी। उसके अलावा इन्होंने दीव और बैसिन, जो गुजरात का रूलर था बहादुर शाह, वो उसे उन्होंने कैप्चर किया है। और आपको इनकी लोकेशन पता रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। कि जो बैसिन है वो बॉम्बे के जो आइलैंड्स हैं उसके पास है, और जो दीव है वो गुजरात, जो काठियावाड़ का एरिया, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, बेटर रहेगा। ये एरिया जो है, यहाँ पे आपको दीव नजर आएगा, और जो नीचे आप जाइए बॉम्बे के पास, यहाँ पे आइलैंड्स हैं बैसिन का। मैप की कमांड होना बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें और ज्योग्राफी, इनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिना हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना आपको समझ आने वाली है अच्छी तरह से, ना आप उसको कर पाएंगे। बेटर है आप मैप की कमांड रखिए, और हो सके तो वर्ल्ड की भी, अदरवाइज इंडिया के मैप की तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जनरल स्टडीज में भी हेल्प करता है। जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं रेगुलर, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। चलिए खैर उसके आगे आगे देखते हैं। और इस टाइम में जो सेंट जेवियर का नाम, आपने नाम सुना होगा, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर। सेंट जेवियर के नाम पे कितने स्कूल हैं इंडिया में, चेन है पूरी। तो वो इस टाइम में थे नानो डिकुना के टाइम पे। उसके बाद इनकी जो पावर है वो वीक होती गई। रीजन, मराठाज राइज हो रहे थे एक, और दूसरे इनके अपने कंपटीटर। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है, जो पोर्चुगीज थे, ये एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। पोर्चुगीज यहाँ पे स्टेट कंट्रोल किया करती थी इनको। जो पोर्चुगीज खुद वीक हो गए वहां पे इंडिया, सॉरी यूरोप में, तो अगर वहां पे वीकनेस आई तो यहाँ भी वीक होंगे। और फाइनली कुछ एरिया इनके मराठा ने कैप्चर कर लिए, और कुछ दूसरे चाहे ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए उन्होंने, और फाइनली उनके पास दामन, दीव और गोवा, ये 3 एरियाज रह गए थे। और आपको अगर पता हो तो 1961 में, 1947 में इंडिया आजाद हुआ ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स चले गए, बट जो पोर्चुगीज हैं सबसे लेट गए 1961। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है दे वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू गो, क्योंकि 1498 सबसे पहले लोग आए हैं, बट सबसे बाद में गए, 1961 में गए, बाकी सब पहले निकाल दिए गए हैं। उसके बाद जो सेकंड हम बात करें, डच आए थे। डच मैं आपको बात कर रहा हूं, जो हॉलैंड के थे, सॉरी। डच पार्लियामेंट ने 1602 में इसको बनाया था, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इनकी सेटलमेंट्स पता हो, क्योंकि डच को फ्रेंच ने हराया था बैटल में, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। मसूलीपट्टनम ये ईस्ट कोस्ट पे है, पुलकित ये भी ईस्ट कोस्ट पे है। पुलकित अगर मैं बात करूं, जो पुलकित लेक आज हमारा जो श्री हरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज जो एरिया है, यानी कि वो एरिया जहां से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, उसके बाद जो लेक है पुलकित लेक वहां पे है। तो उसी पुलकित की मैं बात करूँ। फिर तीसरा सूरत में थी, फिर बिमलीपट्टनम ये ईस्ट कोस्ट, कराईकल, और फिर चिंसूरा, चिंसूरा बंगाल में चले जाइए, काशी मजार बंगाल में चले जाइए, बरंगौर, फिर पटना, फिर बालासोर, फिर नागपट्टनम और कोचीन। ये इनकी सेटलमेंट्स थी जो इंडिया में थी। उसके अलावा जो डच थे, पोर्चुगीज की जगह ये आ गए, और इन्होंने डोमिनेट किया सारा जो ट्रेड था इंडिया और जो दूसरे कंट्रीज के साथ था। और इनका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो पुलकित हुआ करता था 1690 तक, क्योंकि उसके बाद ये यहां से शिफ्ट हो गए थे नागपट्टनम की तरफ। और जो मैंने आपको बताया, इनको भी निकाल दिया गया बैटल ऑफ बेदारा, जो ब्रिटिशर्स ने इनको हराया 1759 में, और डच इंडिया से चले गए। उनकी जो पोजीशंस थी वो सारी कैप्चर कर ली गई। उसके बाद इंग्लिश आए। इंग्लिश मैंने आपको बताया 1600 में एक कंपनी बनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में वो यहाँ पे आए, कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिशन लेने के लिए। फिर एक फैक्ट्री लगी, उसके बाद सर थॉमस रो आए जहांगीर की कोर्ट में,
उसके बाद जो बॉम्बे है, ये जो स्पेन था, सॉरी ब्रिटेन था, उनका जो प्रिंस था उसको डॉरी में मिला था। स्पेन ने की जो प्रिंसेस थी उससे जब उसकी शादी हुई, कैथरीन ऑफ ब्रिकेंजा, बॉम्बे उनको डॉरी में मिला। उन्होंने आगे लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर एनम की लीज पे। तो वहां से ब्रिटिशर्स के पास ये बॉम्बे आइलैंड आया और जहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इंडिया में जो उनके हेडक्वार्टर थे 3 जगह थे, एक था कैलकाटा जो सबसे पावरफुल था और जहां पे सारा कंट्रोल भी रहा है जिसके हाथ में, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे। बॉम्बे मैं उसकी बात कर रहा हूँ उस टाइम का बॉम्बे, अगर आज की बात करूँ आज एक बॉम्बे सिटी है, बट पहले बॉम्बे एक पूरा स्टेट हुआ कर जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को मिला के बॉम्बे बोला जाता था। तो उन्होंने जो बॉम्बे है ये लीज पे लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से या जो वहां के प्रिंस थे उनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद जो कैलकाटा है 1690 में वो कैसे बसा, उनको जमींदारी मिली, यानी कि उनको जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिले 3 विलेजेस के, सुतंती, कलिकाता और गोविंदपुर। और ये 3 विलेज बाद में ग्रो करके इमर्ज हुए कैलकाटा के नाम से। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कैलकाटा किन गांव से बना, ये 3 गांव थे, सुतंती, गोविंदपुर और कोलिकाता। और जो कि जॉब चारनॉक है उसने वहां पे एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की 1690 की बात मैं आपको कर रहा हूं। तो यहां से सारा शुरू हुआ था और इस कैलकाटा पे उन्होंने एक फोर्ट बनाया जिसको फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। उसके बाद दूसरी कंपनी को अलाउ किया बट उनमें एक कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज हुआ। फिर फाइनली एक कंपनी ने यहां पे सारा ट्रेड किया और जो टेरिटरीज अक्वायर की थी। उसके बाद यहां पे फ्रेंच आए हैं। जो फ्रेंच आए हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कोलबर्ट जो उनका मिनिस्टर था उसने इस कंपनी को बनाया था 1664 में। 1668 में इंडिया में है और इनकी पहली फैक्ट्री वो भी सूरत में लगी है। उसके बाद इनकी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी है जो कि ईस्ट कोस्ट पे है। जो 2 गवर्नर थे लिनॉयर और डुमास, उन्होंने फ्रेंच पावर को यहां पे बढ़ाया इंडिया में और उन्होंने माहे, जनम और कराईकल वो इस्टेब्लिश किए, उनको ऑक्युपाई किया। अगर मैं बात करूं माहे तो ये केरला में जो भी हमने जब मैप में देखा था, उसके अलावा कराईकल और यनम ये दोनों, यनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में और पौंडीचेरी के साथ है कराईकल, ये तमिलनाडु में है। फिर जब डुप्लिक्स आया तो यहां से एक ट्रबल शुरू हुई, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स उनके बीच में लड़ाई शुरू हुई। 3 वॉर हुई जिनको नाम दिया गया कैर्नेटिक वॉर्स और उन तीनों लड़ाइयों में फ्रेंच हार गए और फाइनली इंडिया से उनको जो 3 सेटलमेंट उनको छोड़ के, जो कराईकल यानी माहे इनको छोड़कर बाकी जगह से उनको निकाल दिया गया क्योंकि ट्रीटी साइन हुई थी। और यहां पे सिर्फ एक पावर रह गई, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके आगे मकसद था अपना ट्रेड करना, मोनोपोली बनाना और उसके लिए उन्होंने इंडियन प्रिंसेस, इंडियन टेरिटरीज को अक्वायर करना शुरू किया। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने इंडिया को कैसे कैप्चर किया, यानी कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू।